रधिया कई दिनों से इसी उधेड़-बुन में थी कि वे अपनी बहन की बेटे की शादी में कैसे जाएगी। अभी तो फसल भी तैयार नहीं हुई थी कि बेचकर कुछ पैसे आ जाते। बिरजू खेत से लौटा तो देखा रधिया आंगन में गोबर लीप रही है। बिरजू के आते ही जल्दी से हाथ धोकर पानी का लोटा और गुड़ की भेली लेकर आई। बिरजू पानी पी चुका था। तब उसने पूछा, क्या कुछ इंतजाम हुआ? बिरजू ने मजबूरी में सिर हिलाया, ना, अभी तक तो नहीं हुआ। तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी तो 15 दिन है। रधिया चुपचाप जाकर आंगन लीपने लगी और बिरजू ओसारे में पड़ी खटिया पर आंखें मूंद कर लेट गया। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे उसकी बहन के यहाँ भेजे। उसके सारे गहने तो उसने ट्यूबवेल लगवाने के लिए रेहन पर रख दिए थे। वह बेचारी तो बिना गहनों के भी जाने को तैयार थी। लेकिन बिरजू की अपनी भी तो कोई मान मर्यादा थी। माना कि गहने नहीं पहनेगी। आजकल तो बाजार नकली गहनों से भरा पड़ा है, पर वह भी खरीदने के पैसे भी तो जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। रधिया के पास तो अच्छी धोती भी ना थी। 5 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो कैसे पूरे गहने पहनकर इतराती हुई चलती थी। तब उसको थोड़ी मालूम था कि ये सब ठाठ कुछ दिन का ही है। उसके आने के दूसरे साल ही सूखा पड़ा और सारी फसल बर्बाद हो गई। तीसरे साल थोड़ी बहुत फसल हुई तो बहन का गौना करने और रधिया के जापे में ही सारा पैसा खत्म हो गया। इस बार उसने सोचा कि सिंचाई के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ट्यूबवेल लगवा लूं तो फसल ठीक ठाक हो जाएगी। इसलिए सारे गहने रेहन पर रख दिए थे। तब क्या मालूम था उसी समय उसकी बहन के बेटे का ब्याह भी ठीक हो जाएगा। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब रधिया ने खाने के लिए आवाज दी तब वह उठा। रधिया की तरफ देखकर उसका मन भर गया। उसने उसका हाथ पकड़कर पास बैठा लिया और बोला, मैं सोच रहा हूँ साहूकार से कुछ कर्जा मांग लूं, सूद ही तो लगेगा। रधिया ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है कर्जा लेने की। मैं नहीं जाऊंगी, कोई बहाना कर दूंगी। 2 महीने बाद जब फसल कट जाएगी, कुछ पैसे हाथ में आएंगे, तब किसी दिन चली जाऊंगी, बहू को देख आऊंगी। तुम चलो, खाना खा लो। परंतु बिरजू को उसका ये संतोष भरा आश्वासन और भी व्यथित कर गया। रोटी के निवाले तोड़ते हुए सोच रहा था, कितने बड़े दिल की है ये रधिया। दूसरी औरतें तरह तरह के साथ श्रृंगार करके घूमती है, ये बेचारी अपने काम में ही लगी रहती है। मेरे तो जी में आता है कि मैं इसे तरह तरह के आभूषण, साड़ियों और रंग बिरंगी चूड़ियों से लाद दूं। पर आह रे किस्मत, बिरजू की आंखें नम हो गईं। अचानक उसने एक निर्णय लिया। खाना खाकर उठा और हाथ धोते हुए बोला, रधिया, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, दरवाजे की कुंडी लगा ले। रधिया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बिरजू ने कहा, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। बाहर आया और दिल कड़ा करके ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। ठाकुर साहब ने पूछा, क्या बात है बिरजू, कुछ काम था? बिरजू ने लंबी सांस ली और बोला, ठाकुर साहब, बड़ी मुश्किल में हूँ, कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा हो जाती। ठाकुर साहब ने पूछा, क्या हुआ, बोलो। तब बिरजू ने कहा, ठाकुर साहब, आप एक दिन मेरे बैलों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। आपके पास अपना एक बैल अमानत के तौर पर रखवाना चाहता हूँ। उसके बदले कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी मदद हो जाती। ठाकुर साहब ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, एक बैल का मैं क्या करूंगा, देना है तो दोनों बैल दो। बिरजू बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठाकुर साहब टस से मस ना हुए। हार कर बिरजू ने दोनों बैलों के देने की बात मान ली। ठाकुर साहब ने उसे रुपए उधार दे दिए और हरकारे को बिरजू के साथ बैलों को लाने भेज दिया। बिरजू जब घर आया तो अंधेरा घिर गया था। रधिया चौके में रोटी बना रही थी। बिरजू ने चुपके से जाकर बैलों की रस्सी खोलकर हरकारे के हाथों में थमा दी और बैलों को बड़े प्यार से सहलाते हुए बोला, देखो भाई, मेरे बैल मेरे बच्चों की तरह हैं, ज्यादा मत खटाना और खाने पीने की कमी मत करना। हरकारे ने कहा, हाँ भाई हाँ, अब जल्दी करो। बिरजू बैलों को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में मजबूरी के आंसू छलक गए। अंगोछे से आंसू पोंछकर ओसरे में ही लेट गया। एक तरफ पत्नी का चेहरा और दूसरी तरफ अपनी बैलों का बिछो। रात को खाने के बाद रधिया जब गाय को रोटी खिलाने आई तो बैलों को अपने खूंट पर ना देखकर भागती हुई बिरजू के पास आई और बोली, हमारी बैल कोई खोल ले गया। बिरजू ने रधिया को पास बैठाकर समझाया और पूरी बात बताई।
रधिया बोली, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। बिरजू ने कहा, चिंता मत करो, 2-3 महीनों की बात है, फसल होते ही बैलों को छुड़ा लूंगा। दूसरे दिन बिरजू रधिया को लेकर बाजार गया और सारा सामान दिलवा दिया। रधिया के चेहरे की खुशी देखकर ही उसका सारा दुख खत्म हो गया। लेकिन बिरजू खेतों पर जाने से पहले एक बार अपने बैलों को जरूर देखने जाता। बिरजू रधिया को लेकर उसकी बहन की यहाँ शादी में गया। 1 हफ्ते बाद वापस आया। खा पीकर ठाकुर साहब के यहाँ बैलों को देखने गया तो दूर से ही देखा कि उसके बैल बड़े कमजोर लग रहे थे। वे खेतों की तरफ चला गया। खेत पर भोला और सुक्खू मेंढ बांध रहे थे। उसको देखते ही भोला खड़ा हो गया और बोला, भाई तुम कहाँ चले गए थे? ठाकुर तुम्हारे बैलों की बड़ी दुर्दशा कर रहा है, सुबह से शाम तक उन्हें जोते रखता है। ये सुनकर बिरजू वही माथे पर हाथ धरकर बैठ गया। सोचने लगा कि क्या करूं। कुछ दिनों तक काम की अधिकता के कारण वह अपने बैलों को देखने भी ना जा पाया था। धीरे धीरे फसल काटने का समय आ गया। इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई थी। फसल कटी तो बेचकर सबसे पहले ठाकुर के पास पैसे लेकर गया। ठाकुर साहब ने उसको देखते ही पूछा, क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो बिरजू? बिरजू ने कहा, ठाकुर साहब अपने पैसे ले लीजिए और मेरे बैल वापस दे दीजिए। ठाकुर साहब उसको लेकर बैलों के पास गए। बैलों के नाम पर जैसे लग रहा था खाली हाड़ ही बचा था। बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वे चुपचाप बैलों की रस्सी थामे घर की तरफ चल पड़ा। बैलों का तो ठाकुर ने खून ही चूस लिया था। बैलों की घंटी की आवाज सुनते रधिया भागी हुई आई और बैलों को देखकर रुआंसी हो गई। ये क्या हालत बना दी ठाकुर ने हमारे बैलों की। बिरजू की आत्मा कचोट रही थी, पर क्या करता। बैलों ने जैसे ही अपना पुराना ठीहा पाया, उनकी आंखों में चमक सी आ गई। उन्हें चारा पानी डालकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। रधिया रसोई में रोटी बनाते हुए बोली, मैं कही देती हूँ, खेतीहर के लिए उसकी गाय, गोरू, खेत, खलिहान ही उसका सबसे बड़ा मान है। रिश्तेदारी निभाने के लिए अब हम कभी अपने गाय बैलों को किसी को ना देंगे। पैसा रहेगा तभी कहीं जाएंगे, नहीं रहेगा नहीं जाएंगे। ऐसी उधार की खुशी नहीं चाहिए मुझे। रधिया की बात सुनकर बिरजू का सीना गर्व से फूल गया। वह बोला, तेरे जैसी घरवाली ही खेतीहर के घर की शोभा बनाती है। तेरी बात 16 आने सच है। चल खाना दे, बड़ी भूख लगी है। कुछ ही दिनों में बैलों की उचित देखभाल कर और खान पान ने उन्हें फिर से हृष्ट पुष्ट बना दिया।